एक ठंड की शाम थी। चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था, इतना कि घर से कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। घर के सामने आंगन में दादाजी अपनी पुरानी खाट पर बैठे थे। उनके आगे हल्की हल्की चटकती हुई आग जल रही थी, जिसकी लपटें ठंड को थोड़ा बहुत मात देने की कोशिश कर रही थी। बच्चे दादाजी के बिल्कुल सामने गोल घेरा बनाकर बैठे थे, कभी आग की लपटों को देखते, कभी दादाजी को। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी खुली हुई थी। तभी उनमें से एक बच्चा उत्सुकता से आगे झुककर बोला, दादाजी, आज हमें एक भूत की कहानी सुनाओ ना। दादाजी ने अपनी धुंधली आंखों को उठाकर बच्चों की तरफ देखा, मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वो पहले से ही किसी कहानी की दुनिया में पहुंच चुके हों। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें आज 3 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन डरना मत और बीच में कहीं जाना मत, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां अपने सुनने वालों को पहचान भी लेती हैं। दादाजी ने अपनी खाट पर थोड़ी करवट बदली, फिर आग की लपटों को टकटकी लगाकर देखते हुए कहानी शुरू की। बच्चे पूरे ध्यान से सांस रोके उनकी हर बात सुनने को तैयार बैठे थे। धीमी भारी आवाज में दादाजी बोले, बरसात का मौसम था। काले घने बादल पूरे आकाश में फैले थे और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सुंदरपुर गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, सीलन की तेज गंध थी और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। उस घर में रमन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा आकाश रहते थे। बाहर की बारिश जितनी तेज थी, घर के अंदर का सन्नाटा उतना ही डरावना। आकाश कई महीनों से बेरोजगार था, हर दिन चुपचाप, हर रात बेचैन। पिता रमन को उसका यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। राधा दोनों के बीच समझाने की कोशिश करती, पर अब घर का माहौल इतना भारी हो गया था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे इस घर के चारों ओर मंडरा रही हो। और ज्यादा बोलना मत। तेरी किस्मत में होता तो अब तक कुछ बन जाता। 2 साल हो गए पर तू वहीं बेकार बैठा रहता है। अब मैं तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। गांव वालों के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती कर दूंगा कि तू खुद ही चला जाएगा। अब निकल जा, अभी इसी रात में। पापा प्लीज, मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की, सच में कोशिश की। मैं कहीं भी चला जाऊंगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं भी। बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। अब इतनी रात में बाहर बहुत ठंड है, बारिश है, मेरा क्या होगा? माँ, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं अपना जीवन सुधार लूंगा। बस एक मौका दीजिए। नहीं, आज और अभी निकल जा इस काली रात में। निकल, और अगर तू यहाँ रुका तो मैं तेरी जिंदगी और भी बिगाड़ दूंगा, समझा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पिता माना है, मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? पापा, मैं कोई मनहूस नहीं हूँ, मैं अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। रमन जी प्लीज, इतना कठोर मत होइए। ये हमारा बेटा है। एक रात रुकने दीजिए। बारिश भी तेज है, रात भी काली है। कल सुबह तक सब कुछ ठीक से बैठकर बात कर लेंगे। मैं खुद उसे समझा लूंगी। राधा, तू बीच में ना पड़। मैंने फैसला कर लिया है, आज ही निकालना है। रमन जी प्लीज, गांव वाले हैं, लोग क्या कहेंगे? पर इंसानियत भी कोई चीज होती है। मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती मत कीजिए। माँ, रो मत। मैं बस अब चला जाऊंगा, अब जहां भी रास्ता मिले। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। आप अपना ख्याल रखना। तेज बारिश अब लगातार बरस रही थी। आकाश काला था और बिजली की कड़कड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। रमन ने गुस्से में अपने बेटे आकाश को घर से बाहर निकाल दिया था। आकाश धीरे धीरे बरसात में चलता गया। उसके कपड़े भीग चुके थे, आंखें सूनी हो गई थी। हर कदम पर पानी के छपाके, ठंडी हवा और सन्नाटे की आवाजें उसके साथ थीं। रात इतनी गहरी थी कि दूर तक कुछ दिखता नहीं था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी रास्ता झिलमिलाता, फिर दोबारा अंधेरा सब कुछ निगल लेता। आकाश ने कुछ दूर चलकर रुकने की कोशिश की। वो धीरे से पीछे मुड़ा। पीछे सिर्फ खामोशी थी, बस हवा के झोंकों से पुराने पेड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी।
उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा हो, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, धुंध और डर। वो फिर आगे बढ़ा और कुछ देर में पुराने स्टेशन के पास पहुंच गया। वहां बस टिमटिमाती बल्ब की रोशनी, बारिश की बूंदें और खाली बेंचें उसकी थकी निगाहों में घुलने लगी। पिताजी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इस तूफानी रात में मुझे घर से निकाल दिया। क्या मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं काम नहीं ढूंढ पाया? थोड़ा वक्त तो दे देते। बस एक रात की तो बात थी। अब इन अंधेरी सड़कों पर कहाँ जाऊं? किससे आस लगाऊं? रात अब और भी काली हो चुकी थी। आकाश ने स्टेशन पर बहुत देर तक इंतजार किया। हर कुछ मिनट बाद बस बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप की आवाज करती। न कोई ट्रेन, न कोई बस। काफी देर बाद उसने थके कदमों से फैसला किया, शायद अब पैदल ही चलना होगा, शायद कहीं कोई मदद मिल जाए। पर बारिश अब और तेज हो चुकी थी और हर कदम के साथ रास्ता जैसे निकलता जा रहा था। ये बारिश भी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई इंसान तक दिख रहा है। अब इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊं मैं? शायद पैदल ही निकलना होगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो। आकाश कंधे झुकाए भीगे कपड़ों में उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। हवा में ठंड और गीलापन घुला हुआ था। दूर धुंध के पार उसे हल्की रोशनी दिखी। एक छोटी सी चाय की टपरी थी जहां एक बुजुर्ग चाचा चाय बना रहे थे और पास की बेंच पर एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। आकाश कुछ पल ठिठका, फिर धीरे से आगे बढ़ा और टपरी के पास पहुंचा। चाचा ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोले नहीं। हवा अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर ठंड और रात का सन्नाटा वही था। टपरी की हल्की रोशनी में आकाश चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस उदासी थी। पास में बैठा वो आदमी धीरे से बोला, अरे क्या हुआ? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। चेहरे पर साफ दिख रहा है तू अंदर से टूटा हुआ है। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? आकाश कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, बस नीचे देखता रहा। फिर कांपती आवाज में बोला, अब क्या बताऊं आपको, सब खत्म हो गया। आज पिताजी को लगता है मैं किसी काम का नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ सुनता था उनसे। आज उन्होंने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कहा अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब पता नहीं कहाँ जाऊं, ना कोई काम, ना कोई जगह। बस चल दिया यूं ही बिना सोचे। वो आदमी चुपचाप सुनता रहा, पर उसकी आंखें अभी आकाश पर टिकी थी, सीधी, ठंडी और कुछ अजीब सी। चारों तरफ फिर से हवा तेज हुई। आकाश की बातें सुनकर चाचा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में बोले, बेटा तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तेरे बाप ने जो किया वो ठीक नहीं था। ऊपर वाला देख रहा है बेटा। जिस तरह उसने अपने ही खून के साथ किया है, कभी न कभी उसी का हिसाब उसे भी देना होगा। पर तू ये समझ, आज की ये रात ठीक नहीं है। इतनी काली, इतनी भारी बरसात में अकेले निकलना सही नहीं था। ये रास्ते दिन के उजाले में भी अजीब लगते हैं और तू ऐसी रात में चला आया। घर पर पता है क्या कि तू घर से बाहर आ गया है? पर छोड़, अब तो जो होना था हो गया। बस तू यहीं रुक जा बेटा। चाचा जी, माँ को सब पता है। जब पापा ने मुझे घर से निकाला ना, वो रो रही थी। बस रोती ही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई पापा के सामने। उनकी जुबान जैसे थम गई थी। मैं भी बस देखता रह गया, कुछ कह ना सका। अब क्या ही कहूँ, जब अपना ही घर पराया लगने लगे ना, तो इंसान के पास जाने की भी जगह नहीं बचती। बेटा ये बात तो सही है कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर क्या तुझे मालूम है ऐसी काली बरसाती रातों में लोग अकेले नहीं निकलते। कहते हैं इस रास्ते के हर मोड़ पर कुछ परछाइयां घूमती रहती हैं जो चुपचाप देखती हैं, किस्मत का इंतजार करती हैं। और जब कोई अकेला टूटा हुआ इंसान गुजरता है ना, तो वो उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। चाचा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब इन बातों से और मत डराइए मुझे। बस थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा रास्ता। शायद कहीं ठिकाना मिल जाए या सुबह हो जाए। बेटा थोड़ा सब्र कर ले, ये बारिश थम जाएगी। इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगा तू? कभी कभी इंसान को ठहर जाना चाहिए।
हर मंजिल सुबह होने पर ही साफ दिखती है। नहीं चाचा जी, अब ठहरने का हक भी छिन गया है। बस चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। और ये बारिश शायद अब रुकने वाली नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ चाचा जी। आकाश चाचा की बातें सुनकर भी चुपचाप उठा और उस भीगी हुई रात में चल पड़ा। चाचा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो बस धीरे से मुस्कुराकर निकल गया, जैसे उसके पास अब रुकने की कोई वजह ही न बची हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। कुछ दूर चलने के बाद आकाश एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा और मिट्टी की सौंधी मगर भारी गंध। उसने चारों ओर देखा, बस पेड़ों की परछाइयां हिल रही थी और पत्तों की सरसराहट हवा में गुम हो रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक जगह पर पड़ी। एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा घर जिसकी छत से पानी टपक रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, बिजली चमकी और एक पल को उस घर की खिड़की में किसी साए जैसी चीज हिली। फिर सब कुछ शांत। ये कैसा घर है? इतना पुराना, इतना खामोश, चारों तरफ अंधेरा और हवा की सीटी जैसी आवाज़ें। पर अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शायद अंदर कोई होगा, कोई तो मदद कर दे मुझे। कोशिश करनी ही होगी, वरना ये रात मुझे निगल जाएगी। वो बस कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक पीछे से एक अजीब सी औरत जैसी आवाज सुनाई दी। ये सुनकर आकाश रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। और आप अपने परिवार के साथ रहते हो? आकाश की ये बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस आकाश की आंखों में घूरती रही। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये घर आपका है? मैं सच में बहुत मजबूर हूँ। मेरे अपने पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब इस तूफानी रात में जाने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। बस आज की रात इतनी सी जगह दे दीजिए रुकने के लिए। सुबह होते ही मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। ऐसी रात में किसी को भी बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो आज की रात यहीं रुक जाओ। बारिश अभी नहीं थमेगी और बाहर जो है वो इंसानों के लिए नहीं है। वो औरत ने आकाश को अंदर आने की इजाजत दे दी थी और आकाश को अब थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम आज की रात सिर पर छत तो होगी। बाहर बारिश अभी लगातार गिर रही थी। वो औरत आगे आगे जा रही थी। पीछे पीछे उसके कदमों की आहट सुनते हुए आकाश अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी सीलन थी। हवा में पुराने लकड़ी और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। आकाश थका हुआ था। चलते चलते उसके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। वो जाकर एक कोने में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गया और गहरी सांस ली। लेकिन कुछ तो अजीब था। उसका मन बेचैन था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना बड़ा घर पर उसमें बस वही औरत थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। उसके मन में सवाल उठा, क्या ये औरत वाकई यहाँ अकेली रहती है? उसी पल वो औरत वापस आई, हाथ में एक चाय का कप लेकर, और बिना कुछ कहे उसे आकाश के सामने रख दिया। लो, ये चाय पी लो। बाहर की ठंड अब अंदर तक उतर चुकी है ना? ये बरसात कभी नहीं रुकती। ऐसे मौसम में इंसान के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं। बस थोड़ा सा पी लो, गर्माहट मिल जाएगी और थकान भी उतर जाएगी। चाय पीकर आकाश को उसका स्वाद कुछ अजीब लगा, जैसे उसमें कोई अनजाना कड़वापन घुला हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो औरत उसके सामने ही खड़ी थी। आंखें बिना पलक झपकाए बस उसे देख रही थी। और आकाश ने माहौल को हल्का करने के लिए धीरे से बात बदलने की कोशिश की। आपने बाहर कुछ देर अपने बेटे के बारे में पूछा था ना? क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ गए आप? और इस इतने बड़े घर में क्या आप अकेली रहती हैं? आपके बाकी घर वाले कहाँ गए? जैसे ही आकाश ने यह सवाल किया, उस औरत की निगाहें अचानक बदल गईं। वो कुछ पल तक बिना पलक झपकाए आकाश को ऐसे घूरती रही, मानो उसका यह सवाल उसके दिल में कहीं गहराई तक चुप गया हो। इस घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बाकी सब तो बहुत पहले चले गए। वो कभी कभी बाहर निकल जाता है। बारिश की रातें उसे बहुत भाती हैं। कहता है, माँ, आज फिर कोई नया मेहमान आएगा। पता नहीं वो किसे बुलाता है हर बार, पर जब वो लौटता है
तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। ये कहते ही वो औरत आकाश को कुछ पल तक बिना पलक झपकाए घूरती रही। फिर वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे पलटी और रसोई की ओर जाने लगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर बारिश की आवाज अब और भारी हो चुकी थी। हवा खिड़कियों से अंदर आकर पुरानी दीवारों को सिसकियों जैसी आवाज दे रही थी। आकाश चुपचाप बैठा रहा, पर तभी उसे अंदर से बर्तनों की हल्की खनक सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पका रहा हो। वो डरते हुए उठकर रसोई की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा वही औरत चूल्हे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही उसने आकाश को देखा, उसके होंठों पर एक हल्की असामान्य सी मुस्कान उभरी। खाना पका रही थी। मेरा बच्चा आकर बहुत भूखा होगा। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तुम जरा बाहर जाकर मेरे बच्चे को आवाज तो दे दो, वो यहीं कहीं घर के पास ही होगा। बोलते वक्त उसकी नजरें एक पल के लिए ऊपर उठी, जैसे किसी अदृश्य चीज को देख रही हों। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो आकाश को भीतर तक से डरा गया। ये आप क्या कह रही हो? लेकिन जब मैं बाहर था वहां तो कोई नहीं था। चारों तरफ बस बारिश हो रही थी, पर मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, कहीं भी नहीं था। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा। मेरा बेटा यहीं घर के पीछे ही खेल रहा होगा। तुम जाकर उसे आवाज दो, कहना कि खाना तैयार है, अब जल्दी घर आ जाए। आकाश उस औरत से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो औरत अचानक गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब ज्यादा सोचो मत, जाओ। सुन रहे हो ना, मेरे बच्चे को बुला कर लाओ। वो बाहर है, बहुत देर से भूखा है। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी करो वरना वो खुद ही आ जाएगा। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भारी और खौफ देने वाली थी, जैसे किसी गहरी भीतर से आ रही हो। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर का माहौल अब अजीब तरह की खामोशी और डर से भरा था। हवा में सर्द झोंके और बारिश चल रही थी। आकाश ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसके कदम वहीं थम गए। उसकी सांस रुक गई और आंखें फैल गईं। जमीन पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी थी। उनके हाथ पैर शरीर से अलग पड़े थे और उन कटे हुए धरों के पास एक अजीब सी परछाई झुकी बैठी थी। उसकी शक्ल देखकर आकाश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा। लाल, गहरी और खाली आंखें, कान लंबे और फटे हुए, और उसके पैर ऐसे लग रहे थे मानो किसी इंसान के नहीं हो। और तभी पीछे से वही भारी, वही औरत की आवाज आई। अजनबी औरत। देख लिया ना मेरे बेटे को, अब तो अंदर आ जाओ। खाना अभी गर्मा गर्म है। बहुत देर हो गई, हमें भी बहुत भूख लगी है। पहले तुम खा लो, फिर हम भी खाएंगे खाना। आकाश ने जब पीछे से वो आवाज सुनी और धीरे धीरे मुड़ा, तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब वो औरत अपने असली रूप में आ चुकी थी। आंखें खून जैसी लाल, जैसे अभी अभी किसी का खून पीकर आई हो। उसका चेहरा भयानक और शरीर पूरी तरह सफेद पड़गंदोगा था। चारों तरफ का माहौल मौत की खामोशी में डूब चुका था। हवा भारी हो गई थी। अब आकाश के पीछे वो राक्षसी परछाई थी और सामने वो औरत। बीच में फंसा आकाश, जो हिल भी नहीं सकता था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। हमें बहुत भूख लगी है। कई महीनों से इंसानी खाना नहीं खाया। यहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं, इसलिए जब भी कोई इंसान इस रास्ते पर चला आता है तो हम उसे वापस नहीं जाने देते। वो अपना शरीर हमारे लिए छोड़ जाते हैं और फिर हम उसी का खाना खा लेते हैं। वो औरत जो अपने असली रूप में थी, एक छलावा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, जिनमें एक ठंडी चमक थी, जैसे किसी की जान लेने वाली है। आकाश अब कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, मानो उसके पैर जड़ बन गए हों। एक तरफ से वो अजीब राक्षस और दूसरी तरफ से वो छलावा, दोनों धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज मानो मौत की दस्तक दे रही हो। हर कदम एक ठहराव, एक सिहरन। आकाश की सांसें तेज फूलने लगी। दिल जोर से धड़कता जा रहा था।
जब दोनों बिल्कुल पास आ गए थे, आकाश के अंदर से एक जोर से भयानक चीख निकली। उसी क्षण आकाश में तेज बिजली चमकी और गड़गड़ाहट से पूरी हवेली झकझोर उठता सा हुआ। फिर अचानक कुछ पल में सब कुछ खामोश हो गया। अब उन कटे हुए लाशों के बीच एक और शरीर पड़ा था, आकाश का शरीर। उस सुनसान भयावह रात में एक और बेबस जान मौत के छलावे के पकड़ में आ चुका था। दादाजी ने पहली कहानी खत्म करते ही अपनी ऊंची नीची सांसों को थोड़ा संभाला। आग की लपटें अब और भी शांत हो चुकी थीं, जैसे खुद भी दूसरी कहानी का इंतजार कर रही हूं। दादाजी ने बच्चों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो दूसरी कहानी सुनोगे? बच्चों की आंखें अब भी डर और उत्सुकता से चमक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। फिर भी सबने एक साथ सर हिलाते हुए कहा, हाँ 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 दादाजी, सुनाओ। ठीक है, लेकिन याद रखना, दूसरी कहानी पहली से ज्यादा अजीब है और ये कहानी सच में इस गांव में घटी थी। रघु कई सालों पहले गांव छोड़कर बाहर काम करने गया था। शहर में नौकरी मिल गई थी और फिर काम धंधे में उलझकर वो कभी गांव लौट नहीं पाया। लेकिन अब बहुत समय बाद, जब ठंड अपने चरम पर थी, रघु आखिरकार अपने गांव वापस लौटा। जैसे ही वो अपने कच्चे घर में दाखिल हुआ, दादी चूल्हे के पास बैठी ऊनी शॉल में लिपटी आग सेक रही थी। रघु को देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। दोनों चुपचाप कुछ देर तक आग की गर्माहट लेते रहे। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड थी कि हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। ठंडी हवा दीवारों की दरारों से सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। थोड़ी देर बाद रघु ने दादी से पूछा, दादी, गांव में ये क्या हो गया है? शाम होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। सारे घरों के दरवाजे बंद क्यों रखे जाते हैं? दादी ने गहरी डरी हुई नजर से उसकी तरफ देखा। बेटा, तुम जब शहर चले गए थे ना, उसी के बाद से इस गांव में सब बदल गया। अंधेरा उतरते ही कोई बाहर कदम भी नहीं रखता। क्यों? हुआ क्या है? दादी जवाब देती उससे पहले ही अचानक बाहर की तरफ से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। बचाओ! रघु उछलकर खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, ये कौन चिल्ला रहा है? इस समय कोई बाहर क्या कर रहा होगा? दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने आग से नजर हटाकर धीमे स्वर में कहा, वो चीख इंसान की नहीं होती बेटा। गांव के बाहरी हिस्से में जो पुराना घर है, वहां कुछ आ बसा है। दादी ने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ साफ थे। देखो बेटा, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, रात में बाहर मत निकलना, वरना पछताओगे। रघु दादी की आंखों में देख रहा था। वो डर वहां सिर्फ पुराने किस्सों का नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो इंसान को भीतर तक हिला दे। रघु ने धीरे से पूछा, दादी, इतना डर क्यों? वहां आखिर है क्या? दादी ने आज की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली। बेटा, एक शाम की बात है, जब तुम्हारे दादा, मुखिया और एक गांव वाला चौपाल पर बैठे थे। तभी पगडंडी की तरफ से किसी के आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। तुम्हारे दादा और बाकी दोनों हैरान थे। इस वक्त कौन बाहर हो सकता है? वो करीब 18 से 19 साल की लग रही थी। कपड़े मैले, बाल बिखरे, कदम लड़खड़ाते हुए। चौपाल पर पहुंचकर उसने धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, मैं अपने मायके जा रही थी। रास्ता भटक गई हूँ। कई घंटे हो गए, कोई घर, कोई चिराग नहीं दिखा। क्या मुझे एक रात ठहरने की जगह मिल सकती है? तब बेटा, उस लड़की के आते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। तुम्हारे दादा, मुखिया और वो तीसरा गांव वाला बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी गांव के उस आदमी ने धीरे से कहा, मुखिया जी, ये लड़की कहाँ से आई है हमें नहीं पता। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसे गांव के अंदर ठहराना ठीक नहीं होगा। इसे गांव के बाहर जो बना वो छोटा सा परित्यक्त घर है, वहीं रुकने को कहिए। मुखिया कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बिटिया, चलो मैं तुम्हें वही घर दिखा देता हूँ। रात भर रुक जाना, सुबह हम तुम्हें रास्ता भी बता देंगे। उस रात मुखिया अपने घर में सोने की कोशिश तो कर रहे थे, पर उनकी आंखों में बार बार वही लड़की का चेहरा घूम रहा था। मुखिया मन ही मन सोच रहे थे, इतनी ठंड है, उस बेचारी के पास ना चादर है ना आसरा, कैसे सोई होगी? क्या वो कांप रही होगी? उनका दिल बेचैन होने लगा। अंधेरा गहरा रहा था और बाहर से दूर दूर तक सन्नाटा। कुछ देर तक वो बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, फिर अचानक उठकर बैठ गए। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने दीवार से टंगी मोटी पुरानी ऊनी कंबल उतारी, उसे अच्छी तरह मोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर वो कंबल हाथ में लिए उस लड़की को देने के लिए निकल पड़े, सीधा उसी घाव वाले सुनसान घर की ओर। मुखिया जैसे जैसे उस जर्जर घर की देहरी के पास पहुंचे, दरवाजा आधा खुला था, अंदर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मुखिया ने कांपती आवाज में फिर पुकारा, बिटिया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने साहस जुटाया, दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और भीतर झांका, और अगली ही पल उनके पैर वहीं जम गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथों से पकड़ा कंबल धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। अंदर वो लड़की जमीन पर झुकी हुई थी। उसके सामने एक मरी हुई भैंस पड़ी थी, जिसका पेट और गर्दन फटी हुई थी, और वो लड़की उस पर झुकी हुई कच्चा मांस खा रही थी। उसके होठों, ठुड्डी और साड़ी पर ताजा खून टपक रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर मुखिया की दिशा में देखने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई सफेदी ही ना हो। मुखिया का दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। उनकी सांसें अटक गईं, गला सूख कर पत्थर बन गया। लड़की ने खून भरे मुंह से थोड़ी मुस्कान दी, और उसके दांतों के बीच कच्चे गोश्त का टुकड़ा अभी भी अटका हुआ था। मुखिया लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। वो हांफते कांपते, सांस टूटी हुई सी लेकर अधेरे रास्ते से गांव की तरफ भागे। सुबह होते ही मुखिया का दिल अभी भी पिछली रात की घटना से कांप रहा था। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और गांव के संदेशवाहक को भेजा, सबको चौपाल पर बुलाओ अभी। कुछ ही मिनटों में गांव वाले चौपाल पर जमा होने लगे। ठंडी सुबह की धुंध इतनी गहरी थी कि हर इंसान का चेहरा आधा ही दिख रहा था। मुखिया ने धीरे धीरे खड़े होकर लोगों की तरफ देखा। उनकी आवाज भारी थी और डर उनमें साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर कोई घबराएगा नहीं, पर सच्चाई जानना जरूरी है। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। कल रात जिस लड़की को मैंने घाव वाले घर में ठहराया था, वो इंसान नहीं थी। जब मैं उसे कंबल देने गया तो देखा कि वो एक मरी हुई भैंस का कच्चा मांस खा रही थी। उसका मुंह पूरा खून से भरा था। चौपाल पर एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की आंखों में भय का साया उतर आया। एक बूढ़ा गांव वाला कांपते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब सब साफ है। ये कोई साधारण लड़की नहीं, कुछ और ही है। अब से सभी लोग ध्यान से सुनो। हर घर में गंगा जल छिड़को, दरवाजों पर नीम की टहनियां बांधो, और आज से सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक और आदमी घबरा कर बोला, लेकिन मुखिया जी, वो अगर गांव में घुस आई तो? इस वक्त बस इतना कर सकते हैं कि अपने घरों को सुरक्षित रखें। अगर हम बाहर निकले तो शायद अगला शिकार हम होंगे। तब से बेटा धीरे धीरे गांव की सारी भैंसें गायब होने लगी। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं, पर वो चीज अभी भी यहीं कहीं भटक रही है, गांव के बाहर, उसी पुराने घर में। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ ठंड से नहीं, डर से कांप उठे। ठीक है बेटा, इतना मत सोचो। चलो खाना खा लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। करीब 1 या 2 बजे अचानक बाहर से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आई। बेटा,
बचाओ। रघु की आंखें झट से खुल गईं। रघु उछल कर बैठ गया। दादी? वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और दादी को पुकारा। दादी कहाँ हो? अचानक वही आवाज फिर आई, लेकिन इस बार गांव के बाहर वाले पुराने घर की दिशा से। बेटा बचाओ। वो उस घर के पास पहुंचा। दादी आप कहाँ हैं? वहां वही लड़की रघु के सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा था। वो चिल्लाई, आखिरकार तू यहाँ आ ही गया। अब तू मेरा शिकार बनेगा। बहुत दिन हो गए तेरे जैसे जवान लड़के का मांस खाए हुए। वो जोर जोर से हंसने लगी। बचाओ दादाजी, बचाओ, मुखिया जी बचाओ। वो भागना चाहता था, पर उसके पैरों में जकड़न थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। उसका शरीर सुन्न होने लगा। मुखिया हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये कौन चिल्ला रहा है? कहीं वो लड़की तो? इतने में रघु के दादाजी दौड़ते हुए उनके घर पहुंचे, सांस फूलती हुई, चेहरा पसीने से भरा। मुखिया जी जल्दी आइए, रघु को उस चुड़ैल ने उठा लिया है। उन्होंने तुरंत गांव के 2 से 3 मजबूत लोगों को बुलाया। सबके हाथों में आग वाली मशालें दे दी गई। मुखिया बोला, बहुत हो गया, आज इसका अंत करेंगे। सब लोग मशाले लेकर गांव के बाहर उस टूटे फूटे घर की तरफ भागे। घर के पास पहुंचते ही सबके कदम जम गए। वहां रघु खड़ा था और उसके सामने चुड़ैल। मुखिया ने गुस्से से चिल्लाया, बहुत हो गया, तेरा नाटक अब नहीं चलेगा। चुड़ैल कुर्राई। उसने अपने लंबे दांत दिखाए। कोई नहीं बच सकता। मुखिया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने शुरू किए। भूत पिशाच निकट ना आवे, हनुमान का नाम सुनावे। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई, बंद करो। मुखिया ने एक मशाल घा के अंदर फेंक दी। सूखी लकड़ियां तुरंत जल उठी। आग ने पूरे घर को घेर लिया। चुड़ैल ने दहाड़ते हुए, नहीं नहीं। और फिर आग की लपटें उसे छूते ही उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे मध्यम होती गईं और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह राख में बदल गई। दिसंबर की वो शाम किसी आम शाम जैसी नहीं थी। पहाड़ों के पीछे सूरज अभी डूबा ही था कि आसमान का रंग नीले से गहरा, सलेटी और फिर स्याह काला होने लगा था। पुरानी सरकारी बस के इंजन की गरगराहट ने उस सुनसान घाटी की शांति को कुछ पलों के लिए भंग किया और फिर धुएं का एक काला गुबार छोड़कर आगे बढ़ गई। बस के जाने के बाद जो बचा वो था बर्फ जैसी ठंडी हवा और एक गहरा डरावना सन्नाटा। सड़क के किनारे जहां बस रुकी थी वहां अब सिर्फ एक इंसान खड़ा था, बादल। उसके कंधों पर एक भारी बैग था और बदन पर एक मोटी जैकेट जिसकी चेन उसने गले तक चढ़ा रखी थी। 25 साल का बादल, जिसने अभी अभी अपनी फॉरेस्टर की वर्दी और नियुक्ति पत्र हासिल किया था, अब अपने नए कार्यक्षेत्र बिशनपुर के मुहाने पर खड़ा था। कितनी कड़ाके की ठंड है यार। शहर में एसी की ठंडक और यहाँ की इस कुदरती ठंड में जमीन आसमान का फर्क है। हड्डियों तक को गला रही है। और ये बस वाला भी अजीब था। बोला, साहब यही उतर जाओ, आगे बस नहीं जाएगी। बादल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की रोशनी उस घने अंधेरे में जुगनू जैसी लग रही थी। उम्मीद के मुताबिक नेटवर्क के डंडे नदारद थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी जिससे हवा में भाप का एक बादल बन गया। उसके सामने एक कच्ची पगडंडी थी जो सीधे घने जंगल के पेट में जा रही थी। उसे बताया गया था कि उसका गांव बिशनपुर मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अंदर है। उसने अपने जूतों के फीते कसे और अंधेरे रास्ते पर पहला कदम बढ़ाया। जंगल साल और सागौन के ऊंचे पेड़ों से भरा था। हवा जब इन पेड़ों के पत्तों से गुजरती तो साए साए की ऐसी आवाज आती जैसे कोई दूर खड़ा रो रहा हो। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चर चर कर रहे थे जो उस खामोशी में किसी धमाके जैसे लग रहे थे। हिम्मत रख बादल, हिम्मत रख। तूने ही तो चुनी थी ये नौकरी। एडवेंचर चाहिए था ना तुझे। ले, मिल गया एडवेंचर। बस 3 किलोमीटर ही तो है। अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन
ये अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है? टॉर्च की रोशनी भी 10 कदम से आगे नहीं जा रही। ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा मुझे निगलने के लिए तैयार बैठा है। चलते चलते करीब 40 मिनट बीत चुके थे। रास्ता पथरीला और ऊबड़ खाबड़ था। कई बार बादल का पैर फिसला, लेकिन वो संभल गया। तभी उसे हवा में एक अलग गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की गंध। उसने अपनी टॉर्च सामने घुमाई। दूर, बहुत दूर उसे कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। वे बिजली के बल्ब नहीं बल्कि लालटेन और दिए थे। बिशनपुर आ गया था। गांव एक शमशान जैसी शांति में डूबा था। कच्चे मिट्टी के घर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। कोई शोर नहीं, कोई वाहन नहीं, यहां तक कि लोगों की बातचीत की आवाज भी नहीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ने बादल के आगमन की घोषणा की। कोई है? नमस्ते, कोई है यहाँ? बादल की आवाज सुनकर एक झोपड़ी का दरवाजा चचर्राते हुए खुला। एक बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, बाहर निकले। उन्होंने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी के पीछे खड़े बादल को देखने की कोशिश की। कौन है भाई? इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं काका, मैं रास्ता नहीं भटका। मेरा नाम बादल है। मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है वन विभाग में। मैं नया फॉरेस्टर हूँ। बुजुर्ग के चेहरे के भाव बदले। अविश्वास की जगह अब एक अजीब सी हमदर्दी ने ले ली थी। वे आगे बढ़े और अपनी लालटेन ऊपर की। पीली रोशनी में बादल का थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। ओह, तो तुम हो नए साहब? राम राम बेटा, राम राम। मेरा नाम हरिराम है। हमें लगा नहीं था कि शहर से कोई नौजवान सच में यहाँ आएगा। ये गांव दुनिया से कटा हुआ है बेटा। न बिजली है, न कोई सुविधा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ। हरिराम आगे आगे चलने लगे और बादल उनके पीछे। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 20-25 घर। और सबसे आखिर में जंगल की सीमा से सटा हुआ एक पत्थर का बना पुराना मकान खड़ा था। ये वन विभाग का क्वार्टर था। इसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और छत पर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मकान खुद जंगल का ही एक हिस्सा बन चुका हो। हरिराम ने अपनी कमर में लटके चाबियों के गुच्छे से एक जंग लगी चाबी निकाली और ताला खोला। ताला खुलने की खटक आवाज सन्नाटे में गूंज गई। ये घर है या भूतों का डेरा? इसे देखकर तो लग रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने के बाद यहाँ कोई रहा ही नहीं। दीवारें कैसी सीली हुई हैं और ये अजीब सी गंध, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। क्या मैं सच में यहाँ रह पाऊंगा? लो साहब, ये रहा तुम्हारा ठिकाना। अंदर सफाई मैंने करवा दी थी, लेकिन धूल तो यहाँ हवा के साथ आती है। मटके में पानी है, लालटेन जला लेना। और हाँ साहब, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। हरिराम की आवाज अचानक भारी और गंभीर हो गई। उन्होंने लालटेन नीचे रखी और बादल की आंखों में सीधे देखा। हवा के झोंके से लालटेन की लौ फड़फड़ाई, जिससे उनके चेहरे की परछाइयां डरावनी लगने लगी। रात को दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद रखना, खिड़कियां मत खोलना। और अगर जंगल की तरफ से कोई आवाज आए, कोई रोने की आवाज या तुम्हारा नाम पुकारे, तो भूल कर भी बाहर मत जाना। ये जंगल दिन में जितना शांत है, रात में उतना ही अलग है। काका, आप भी क्या डरा रहे हैं? जानवर ही तो होंगे। हम वन विभाग वाले हैं, जानवरों से क्या डरना? जानवर होते तो मैं डंडा लेकर सोने को कहता साहब, पर यहां बात कुछ और है। खैर, तुम थके होगे, आराम करो, सुबह मिलते हैं। हरिराम मुड़े और अंधेरे में ओझल हो गए। बादल अब उस पुराने, ठंडे और अनजान घर में बिल्कुल अकेला था। उसने अंदर जाकर अपना बैग पटका, माचिस जलाकर कमरे में रखी एक मोमबत्ती जलाई। हल्की पीली रोशनी ने कमरे के कोनों में छिपे अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। बादल ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय घोर अंधकार के। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो और सिर्फ ये कमरा बचा हो। ठंड बढ़ गई थी।
उसने कमरे के कोने में बनी पुरानी अंगीठी में कुछ लकड़ियां डाली और आग जलाई। बेकार ही काका की बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। गांव के लोग हैं, वही पुरानी कहानियां और वहम। कोई नाम पुकारे तो बाहर मत जाना। भला जंगल में कौन मेरा नाम जानेगा। बस मुझे इस सन्नाटे की आदत डालनी होगी। कल सुबह उठकर सब ठीक कर लूंगा। बादल अंगीठी के पास बैठकर अपने हाथ तापने लगा। आग की लपटों ने उसे थोड़ी राहत दी। उसकी आंखों में नींद का भारीपन आने लगा था। तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई। हवा की सरसराहट के बीच बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से चल रहा हो और धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा हो। बादल की नींद एक झटके में उड़ गई। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं ताकि बाहर की आवाज सुन सके। आवाज अब और करीब आ गई थी और फिर कदमों की आवाज रुक गई, ठीक दरवाजे के बाहर। अब सन्नाटा इतना गहरा था कि बादल को अपनी ही धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा। क्या उसने उसे ठीक से बंद किया था? तभी दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की दस्तक हुई। बादल का खून जम गया। हरिराम की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजने लगी। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए उसके दरवाजे पर कौन हो सकता था? बाहर जंगल का सन्नाटा अब जानलेवा लग रहा था। अंगीठी में जल रही लकड़ी के चटकने की आवाज भी अब किसी धमाके जैसी महसूस हो रही थी। बादल का शरीर अकड़ गया था। उसकी नजरें उस पुराने दीमक लगे लकड़ी के दरवाजे पर गड़ी थी। दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा उसके नंगे पैरों को छू रही थी, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ डर लग रहा था। शांत रह बादल, शांत। शायद हवा होगी या कोई पेड़ की टहनी टकराई होगी, लेकिन टहनी खटखटाती नहीं है। और हरिराम काका ने क्या कहा था? दरवाजा मत खोलना। लेकिन अगर कोई मुसीबत में हो तो? अगर खुद हरिराम काका वापस आए हो तो? बादल ने अपनी सूखी हुई जीभ को होठों पर फेरा। उसने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है वहां? जवाब में पहले कुछ पल खामोशी रही। इतनी गहरी खामोशी कि बादल को लगा शायद उसका वहम था। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बिल्कुल करीब से एकदम सटकर एक आवाज आई। आवाज दबी हुई थी, जैसे कोई होठों को दरवाजे की दरार से सटाकर बोल रहा हो। साहब, मैं हूं हरिराम। बादल के कंधों से बोझ उतर गया। एक पल के लिए डर झुंझलाहट में बदल गया। धत तेरे की, मैं भी ना बेकार में डर रहा था। काका ही हैं, शायद कुछ भूल गए होंगे। उफ, मेरी जान ही निकाल दी थी। उसका हाथ लोहे की भारी कुंडी पर गया। वो उसे खोलने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया। एक अजीब सा विचार, एक ठंडी सिहरन उसके दिमाग में कौंधी। अभी हरिराम काका को गए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए थे। जब वे गए थे तो उनके हाथ में लालटेन थी और पैरों में भारी जूते थे जो पत्थरों पर खट खट बज रहे थे। लेकिन इस बार बाहर आने वाले के कदमों की कोई आवाज नहीं आई थी। वो इतनी खामोशी से दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? काका, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? हाँ साहब, वो मेरी लालटेन बुझ गई। माचिस चाहिए थी। बहुत अंधेरा है साहब, दरवाजा खोलो। बादल की भवें तन गई। आवाज हरिराम काका की ही लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। हरिराम की आवाज में बुढ़ापे की खड़खड़ाहट और कंपन था, लेकिन ये आवाज एकदम सपाट थी। इसमें भावनाओं की कमी थी, जैसे कोई तोता किसी की नकल उतार रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हरिराम उसे छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि अंधेरा हो जाए तो मैं भी घर से नहीं निकलता। फिर वो लालटेन बुझने पर वापस क्यों आएंगे? वो तो गांव के पास ही थे, वापस अपने घर चले जाते। बादल ने कुंडी से हाथ हटा लिया। वो पीछे हटा। काका, माचिस तो नहीं है मेरे पास, आप सुबह ले लेना। झूठ मत बोलो बादल, मैंने देखा था, तुमने मोमबत्ती जलाई थी। तुम्हारे पास माचिस है। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है।
बादल का खून जम गया। बाहर खड़े शख्स ने उसे साहब नहीं कहा, उसने उसका नाम लिया, बादल। हरिराम ने उसे पूरे समय साहब कहा था और ये चीज जानती थी कि उसने मोमबत्ती जलाई है। इसका मतलब वो खिड़की से देख रहा था। बादल की नजर झटके से कमरे की छोटी खिड़की की तरफ गई। खिड़की पर कोई पर्दा नहीं था, बस काला अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उस अंधेरे में कोई उसे देख रहा था। तुम हरिराम नहीं हो, चले जाओ यहां से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अचानक दरवाजा जोर से हिल गया, जैसे किसी ने बाहर से पूरी ताकत से धक्का मारा हो। पुराने कब्जे चरमरा उठे, धूल और मिट्टी छत से झड़कर नीचे गिरने लगी। बादल, बादल, खोल दे, जंगल बुला रहा है, खोल दे। बाहर सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी था। फिर दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दरवाजे की लकड़ी को धीरे धीरे खुरच रहा हो।